हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, मैंने कहा था कि मैं टॉपिक वाइज दूंगी क्लास, लेकिन देखो समय नहीं मिला तो मैं दे नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं देखो आज जैसे कि गुप्त काल के मेरे पास लिखा हुआ था, मैटर पढ़ा है, नोट्स है जहाँ से क्वेश्चन वगैरह आए। मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा बहुत देखा है, पूरा नहीं देख पाई, लेकिन जितना देखा है मैं मतलब कुछ कम्युनिटी में पोस्ट कर लूँगी क्वेश्चन जिनके आंसर आपको देने हैं लास्ट में। लेकिन जो चीज़ मेरे पास है मैटर, वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। ठीक है, मेरे पढ़ने का तरीका ये है, मैं कैसे पढ़ती हूँ देख लो। गुप्त काल साहित्य, जैसे मैंने ये भारत का बनाया कि देखो उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, जिनकी हिस्ट्री है वो ये पूछ सकते हैं ना, इसलिए मैं अलग से इतना सा ये बना के देखा है मैंने। देखो भारत में एरो कर दिया, उत्तर में नागर शैली, ऊपर उत्तरी होता है, नीचे दक्षिण होता है, द से द्रविड़ दक्षिण में, ये याद कर लिया तो ऊपर वाला अपने आप हो जाएगा कि नागर शैली उत्तर में है और द से दक्षिण में द्रविड़ शैली। इन दोनों की मिक्सअप है बेसर शैली, बेसर शैली यानी बीच में है बेसर शैली। ठीक है, मेरे याद करने का तरीका ये है, मेरी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने थोड़ा कंफर्म किया है। अब देखो, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, सबसे पहले किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, श्री गुप्त, श्री विष्णुराय नमः, श्री गणेशाय नमः करते हैं ना, तो श्री गणेश कर दिया हमने, तो संस्थापक गुप्त काल का श्री गुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब वास्तविक रूप से शुरुआत सच में किसने की? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, बाद में अंतिम शासक, देखो अंतिम क्यों था वो, क्योंकि उसको विष दे दिया गया, वो मर गया। अंतिम विष्णुगुप्त, गुप्त हो गया, विष दिया, अंतिम हो गया। मेरे याद करने का तरीका है ये। आपका कैसा है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। मुंशी जी के पास क्या है? सोना। कैसे आया इतना सारा सोना कि उन्हें गुप्त रूप से इकट्ठा किया? तो देखो इसका क्या मतलब है, कला और साहित्य में उन्नति के कारण गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्णयुग। किसने कहा है? मुंशी जी ने। फिर एक गुप्त काल के प्रसिद्ध कला के केंद्र, देखो गुप्त काल में मूर्तियाँ भी है और कला के केंद्र मतलब मंदिर वगैरह भी बने हैं। ठीक है, तो इनमें देखो फ़र्क क्या है, ये जो नाम है ना, ये अगर पूछ ले गुप्त काल में प्रसिद्ध कला के केंद्र पूछ ले, तो देखो मथुरा तो दोनों में कॉमन है। ऊपर वाला याद कर लो, मथुरा, बनारस, पटना, या नीचे वाला याद कर लो। नीचे वाला याद करने का एक ट्रिक है, जैसे कि देखो पाठ में सार, सार से सारनाथ, म से मथुरा, पा से पाटलिपुत्र। ठीक है, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। किसके? मूर्ति कला है। मूर्तियों का क्या है? पाठ में सार, मतलब पाठ पे मूर्ति बिठाते हैं ना, मूर्ति बिठा दी भाई, हम तो बढ़िया ही बढ़िया, वही सार ही सार है, भक्ति में सार है कहते हैं ना। तो मूर्ति कला के केंद्र के बारे में, मूर्तियाँ कहाँ बैठाते हैं? पाठ पे बिठाना है। हमारे घर में बाजोट होता है ना, उसको पाठ कहते हैं। तो पाठ में क्या है? पाठ में सार, मतलब पाठ पे मूर्ति बिठा दी तो सारी सार यानी पाठ में सार। तो कला के केंद्र क्या हो गया? पाठ मतलब पाटलिपुत्र, में मतलब मथुरा, सार मतलब सारनाथ। और गुप्त काल में प्रसिद्ध कला के केंद्र में क्या है? मथुरा तो कॉमन है, और देखो पाटलिपुत्र है, पटना। कला देखो छोटा, मूर्ति कला और ये कला के केंद्र दोनों अलग अलग ही याद रखना। तो देखो मथुरा, बनारस, पटना एक याद कर लोगे तो दूसरा अपना आप कैसे हो जाएगा कि मथुरा कॉमन है, एक में पाटलिपुत्र है। पाठ पे तो हमने भाई मूर्ति बिठा दी तो ऊपर वाले में पटना होगा। ठीक है, सारनाथ तो मैंने नीचे ले लिया कि पाठ में सार होता है, सार नीचे आ गया, तो ये स से सा बनारस, ये स और किस में आता है? रस किस में आता है? बनारस। ठीक है, फिर देखो गुप्तकालीन मंदिर और गुप्तकालीन मूर्तियाँ, मैंने दोनों एक साथ लिखा है याद करने के हिसाब से। देखो गुप्तकालीन मंदिर, मूर्ति, पहले मंदिर बनते हैं फिर अंदर मूर्ति रखी जाती है, ऐसा ही होता है ना। तो फिर नाम में क्या था? देखो नाम, नाम ऐसे लिखते हैं ना हम, ये वाला नाम याद करने के। देखो पहले मूर्ति, पहले मंदिर है, मंदिर में रखेंगे हम मूर्ति, कैसे रखेंगे? नाम से रखेंगे। नाम से कैसे है कि मंदिर नागर शैली, मूर्ति म से मथुरा शैली, न से नागर शैली, म से मथुरा शैली। ठीक है, तो नाम से ये चीज़ हो गई। ठीक है, पहले मंदिर बनेंगे तो मूर्ति रखेंगे। देखो कन्फ्यूज़न ना हो नागर शैली और मथुरा शैली में, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा, पहले मंदिर फिर मूर्ति, फिर लिखा मैंने नाम, न से नागर शैली, पहले नाम आएगा फिर म आएगा तो मथुरा शैली। ठीक है, तो देखो नागर शैली में क्या है? शिखर युक्त मंदिर, नागर शैली में शिखर युक्त मंदिर है, शेष नाग की सह पर ये आगे है, देखो शिखर युक्त मंदिर। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम शिखर युक्त मंदिर नागर शैली में बने,
ठीक है। फिर ये देखो, अभी याद देखो, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने उस तरीके से लिखा है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं और यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यही दिक्कत करते हैं ना। देखो जैसे 2020 में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये हमारे गलत ना हो किस तरीके से, इसलिए मैं ये बता देती हूँ कैसे पढ़ना है। देखो, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर विष्णु को समर्पित है कहाँ? झांसी, उत्तर प्रदेश। अब याद करने का तरीका भी बता दूंगी। पहले तो ये चीज़ याद रखना, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है ना, वो पंचायतन शैली में बना है। मतलब देवगढ़ पर 10 अवतार मंदिर, मतलब देखो 10 अवतार मतलब 10 जने लोग अगर अवतार ले लेंगे तो क्या करेंगे? पंचायती करेंगे। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर मतलब 10 लोग अवतार लेंगे तो क्या करेंगे? पंचायती करेंगे, यानी पंचायती शैली में बना है पहला शिखर युक्त मंदिर देवगढ़। देखो गढ़ कैसा होता है? यूँ शिखर ही बना हुआ होता है ना, उस पर शिखर होता है वो। तो पहला शिखर युक्त मंदिर पंचायती शैली में बना हुआ देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ठीक है। और ज़्यादातर देखो सब के सब सारे मंदिर तो मध्य प्रदेश में है। कुछ एक मंदिर है जो इधर उधर है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर विष्णु को समर्पित है। और यहाँ क्या है? शेषनाग की सैया पर, यानी अनंत शाही, मतलब भगवान किस तरीके से बैठे हैं? देखो एक तो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, अनंत शाही ये लिखा हुआ आ सकता है, अनंत शाही इसलिए मैंने लिखा है। वहाँ पे क्या है? उनकी नाभि से कमल निकल रहा है। ये वहाँ पे चीज़ें हैं। अगर सिर्फ देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर बता दे और उसके बाद में ये सारी चीज़ें अगर आपको दी हुई कि कौन सा नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। विष्णु मंदिर फिर ये कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश। ये एक चीज़ याद रख लो, बाकी लगभग मतलब आराम से हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो देखो देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर, देखो 10 अवतार मंदिर 10 जने अवतार लिए, ये बता दिया। 10 अवतार पंचायत से पहला शिखर युक्त मतलब 12 मीटर ऊंचा है और 4 मंडप है, ये याद रखना, ठीक है। कुछ चीज़ें देखो हमको याद रखनी ही पड़ेगी। और तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में। देखो 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, जैसे 2 के बीच में अगर लड़ाई हो, तीसरा मध्य में आ जाए तो क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य में कौन आ रहा है? तीसरा। 2 के बीच लड़ाई हो रही थी, तिगवा यानी तीसरा बीच में आया, तो 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, मध्य में तीसरा आ गया, ठीक है। फिर नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखो पार्वती, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देखो पार्वती जी नचना कुठार नाच रही है कहाँ? मध्य में। देखो मतलब कोई भी जगह बनी हुई थी तो साइड में कोने में नाचते हैं या बीच में नाचते हैं? मध्य में नाचते हैं ना, तो मध्य में नाचती है पार्वती। नचना कुठार पार्वती मंदिर, ठीक है। ज़्यादातर सारे मध्य प्रदेश में ही है। और फिर है भूमरा का शिव मंदिर। देखो शिव जी क्या करते हैं? वो बबूत लगाते हैं ना, तो शिव मंदिर भूमरा का कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मतलब पूरी बॉडी पे लगाते हैं। शिव जी तो देखो जैसे पार्वती अगर मध्य में नाच रही है तो शिव जी भी मध्य में ही जाएंगे ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखो भूमरा का शिव मंदिर मतलब बबूत लगाते हैं कौन सी? शिव जी। और शिव जी की कहाँ बैठेंगे? मध्य प्रदेश में, क्योंकि पार्वती जी क्या कर रहे हैं? मध्य में नाच रहे हैं। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। फिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। देखो वैसे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, अब देखो एक यूपी का है या कहाँ का है पता नहीं। ये ना ईंटों का बना हुआ मंदिर है। किसका? ईंटों का बना हुआ, ठीक है। देखो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, छत्तीसगढ़, यूपी। देखो लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने क्या कहा था? सिर्फ शूर्पणखा का सिर काट दिया था, क्योंकि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। छत्तीसगढ़, यूपी। देखो वैसे तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में है, लेकिन वहाँ क्या यूपी क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं बस ये बता रही हूँ जो चीज़ लिखी हुई है वो मैंने भी देख ली। इसका भी कंफर्म नहीं है मेरे को, मैं बता दूंगी, लेकिन याद करने का तरीका बता देती हूँ कि शूर्पणखा और लक्ष्मण जी के बीच में 36 का आंकड़ा था, इसलिए उनका सिर पूरी जनी सिर काट दिया। फिर ऐरन का, देखो एक तो ये ईंटों का मंदिर बना हुआ है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और एक भीतर गांव ये ईंटों का मंदिर, ये 2 है ईंटों के, ध्यान रखना, ठीक है, ईंटों के बने हुए। अब नेक्स्ट याद करते हैं ऐरन का विष्णु मंदिर वरा मूर्ति, मतलब देखो वरा मूर्ति मिली है वहाँ पे। ऐरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश। वरा अवतार विष्णु जी ने लिया था। रण मतलब रण में, रण कहाँ होता है? रण यानी युद्ध, युद्ध कहाँ होता है? मध्य में होता है। मतलब एक बड़ा मैदान है, मैदान के बीच में ही होगा या साइड में कोने में जाके लड़ाई करेंगे? युद्ध होते हैं जितने भी रण यानी कि मैदान में जो रण हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, वो कहाँ हो रहे हैं? यहाँ, ठीक है।
तो वरा अवतार यानी बहुत बड़ा अवतार लिया था, मध्य में जाके बड़ा अवतार लिया है रण यानी रण के बीच में जाके बहुत बड़ा अवतार लिया, वरा अवतार लिया किसने, विष्णु जी ने। ठीक है, याद करने का तरीका है, देखो भीतरगांव कानपुर ईंटों का मंदिर मैंने बता दिया है, ईंटों का बना हुआ। तो देखो भीतरगांव ये याद कैसे करें, उत्तर प्रदेश हो गया कानपुर। तो देखो याद करने के, कान के भीतर क्या बताया, उत्तर। कान है हमारा, हमारे कान के भीतर क्या बता रहे हैं हम, उत्तर। भीतर यानी अंदर, कान के अंदर ही बताते हैं, भीतर ही बताते हैं, उसको बोलते हैं भीतर। तो कान के भीतर उत्तर बता दो भाई। ठीक है, एग्जाम में कहते हैं ना भाई धीरे धीरे छाने छाने आंसर दे दे, हमारे कान रवि ने भीतर, कान के भीतर आंसर दे दे, उत्तर बता दे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर खो नागोद मध्य प्रदेश, शिव। देखो शिव का मंदिर है। अब ये याद करने का तरीका देखो, खो मतलब देखो खोस लेते हैं ना किसी की गोद से, नागोद मध्य प्रदेश, नागोद कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे क्या है, शिव का मंदिर है, खो मंदिर। तो देखो खो लिया मतलब खोस ले, वह नहीं कोई चीज़ हमारी खोस ली, तो खो लिया कहाँ से, गोद से, गोद के मध्य से, गोद के मध्य से खो लिया। ठीक है, शिव मंदिर है ये। फिर है सारनाथ का धमेकेत स्तूप। देखो सारनाथ मतलब सार ही सार, देखो अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था पाठ में सार, ये पाठ बना दिया, पाठ में सार है। धमेखेत, देखो वैसे तो वहाँ पे धमेक लिखा हुआ है, अब धमेक नहीं धमेखेत भी लिखा हुआ आ जाता है कभी बात। तो देखो धमेखेत, सारनाथ का धमेखेत स्तूप मतलब खेत कहाँ होता है, मतलब बहुत बड़ी जगह होगी, नहीं सार सार होगा, वही तो धमेखेत होगा। धान कहाँ उगता है, जहाँ बहुत बड़ी जगह हो, सार हो, मतलब इतना मोटी सार है, अटे धान उगी थी, नहीं धमेखेत। ठीक है, जरासंध की बैठक। अब है जरासंध की बैठक, जरा संग में बैठो, कहाँ पे, राजगृह में। राजगृह में जाके क्या कहते हैं, बैठते हैं, संग में साथ में, मतलब क्या है, थोड़ा तो हेठा बैठो, जरा सा नीचे बैठो, जरा तो हाथे बैठो, ये मारवाड़ी में बोलते ना। तो जरा संग में बैठो राजगृह में जाके, यानी राजगृह, देख घर पे क्या करते बैठते हैं, तो राजगृह, राजगृह में क्या, जरा संग बैठो, तो जरासंध की बैठक राजगृह में। फिर पिपरिया मध्य प्रदेश, पिपरिया, देखो पिपरिया मतलब ये देखो ये पीपाड़ी है, पीपाड़ी बजाते हैं तो मध्य में यहाँ छेद होते हैं पीपाड़ी के। ठीक है, यहाँ से बजाते हैं ना हम, तो पिपरिया मध्य प्रदेश, मध्य में छेद होता है पीपाड़ी के, इसलिए पिपरिया, पीपड़ी बजती है। ठीक है, अब गुप्त काल का श्रेष्ठ स्मारक, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि एक ही चीज़ है कि स्मारक बताया गया है। तो देखो गुप्त काल का श्रेष्ठ स्मारक बनाया किसने, वीरसेन ने। वीरसेन कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड का सेनापति था। और क्या बनाया श्रेष्ठ स्मारक, उसका नाम क्या था, उदयगिरी का गुहा मंदिर। देखो सारे मंदिर लगभग सब के सब विष्णु को समर्पित ही है। ठीक है, उदयगिरी का विष्णु मंदिर देखो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि उसका उदय हुआ है। तो गुप्त काल का श्रेष्ठ स्मारक तो श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वो उसका उदय हुआ है। तो उदयगिरी का गुहा मंदिर विष्णु को समर्पित, वीरसेन चंद्रगुप्त सेकंड सेनापति था इसका। ठीक है, वीरसेन। फिर गुप्त काल का श्रेष्ठ स्मारक हो गया। अब नेक्स्ट देखो खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति कहाँ है, मथुरा में। देखो हमें याद खड़े बुद्ध की, खड़े को क्या कहते हैं, संग भंग मुद्रा। जरूर नहीं है कि खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति लिखा है, अगर क्या है कि बुद्ध की संग भंग मुद्रा में मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली, कि मथुरा में। ठीक है, अभी जब हमने पूछी नहीं जितनी भी मूर्तियाँ वगैरह पढ़ा, तो देखो यहाँ हमने अभी पढ़ा है, देखो ये मंदिर, ये मूर्तियाँ ना मथुरा से ली, पढ़ा, तो कहाँ मिलती है, मथुरा। ठीक है, पीछे वाली चीज़ें भूलना मत। फिर बुद्ध की तांबे की मूर्ति, देखो मूर्ति है तांबे की, 7.5 फीट तांबे की मूर्ति, सुल्तानगंज। देखो कहते हैं सुल्तान, मतलब वो एक डायलॉग भी है ना, मत चूके चौहान 8 अंगुल। तो देखो अब मेरे को वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखो सुल्तान होता है ना, बहुत बड़ा होता है सुल्तान, हाइट ज़्यादा होती है। हाइट कितनी, 7.5 फुट की, वो मूर्ति है 7.5 फुट की, लेकिन सुल्तान है यानी कि अभय मुद्रा। अभय को देखो, बड़ा अभय को भी कहते हैं, सुल्तान को भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कितना है, बड़ा है कि 7.5 फुट, क्या है, तांबे की मूर्ति है। 7.5 फुट अभय मुद्रा में तांबे की मूर्ति है, किसकी, भगवान बुद्ध की। ज़्यादातर देखो भगवान बुद्ध की या विष्णु की बातें हो रही है। अब है एक मुखी शिवलिंग, भूमरा खो से। एक मुखी शिवलिंग कहाँ से मिला है, भूमरा खो से।
भूमरा और खोज से, ठीक है। फिर 3 जैन तीर्थकों की मूर्ति मिली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो सारी लगभग एक ही चीज़ है, ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ें मिल जाती है ना, वो हमें याद रखनी पड़ती है। 3 जैन तीर्थकों की देखो मूर्तियाँ तो 3 मिली है, 3 जैन तीर्थकों की मूर्तियाँ मिली है विदिशा से। विदिशा 1 2 3, 3 हो गए तो 3 जैन तीर्थकों की मिली है। अब देखो समय क्या था, रामगुप्त का, भगवान राम कहते हैं ना, तो देखो रामगुप्त, राम जी के समय ज़्यादातर राम राज्य चाहते हैं ना, तो रामगुप्त के समय मिली विदिशा से जैन तीर्थकों की मूर्तियाँ। कितनी, 3। तो देखो 3 मूर्तियाँ मिली है, जिसमें तो चंद्रप्रभु की 2 मूर्तियाँ हैं और एक पुष्पदंत की है, यानी कि चंद्रमा को पुष्प चढ़ाओ। जैन तीर्थक है तो मतलब चंद्रमा, चंद्रप्रभु, और पुष्पदंत यानी पुष्प चढ़ाओ, चंद्रमा को पुष्प चढ़ाओ, यानी चंद्रप्रभु पुष्पदंत। तो चंद्रप्रभु यानी 2 मूर्तियाँ किसकी है, चंद्रप्रभु की, और पुष्पदंत की 1 मूर्ति है। तो चंद्रप्रभु क्या 8वां तीर्थंकर और 9वां तीर्थंकर है पुष्पदंत, ठीक है। पुष्पदंत है 9वां, जैसे गिनती याद रखो 8 और 9, चंद्रमा पहले आ रहे हैं फिर उसको पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो 8 और 9 चंद्रप्रभु पुष्प, 2 मूर्तियाँ उसकी होगी, ठीक है। फिर मूर्ति कला या मिट्टी की मूर्तियाँ गुप्त काल में मिली, टेराकोटा की मूर्तियाँ, जो पकी हुई मूर्तियाँ मतलब मिट्टी से बनी हुई थी, वो राजघाट से मिली। कौन सा घाट है अभी, राजघाट। अब राजघाट है मतलब राजा का घाट है, याद करने का तरीका है, और राजा का घाट है तो वहाँ तो सारी चीज़ें पकी हुई मिलेगी, और पकी हुई मिट्टी को क्या कहता है, टेराकोटा की मूर्तियाँ, ठीक है। मरण मूर्ति, मरी हुई, गुप्त काल में मरण मूर्ति है, मिट्टी की है, मिट्टी की मूर्तियाँ भी कहते हैं, लेकिन मरण मूर्ति में याद करने के हिसाब से उसको अलग वे में लेके पढ़ती हूँ। अब देखो अब है ये अजंता और बाघ की गुफा है। अ से अनार पहले आता है इसलिए मैंने पहले लिखा, और फिर बाघ गुफाएं लिखा, ठीक है। अब है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, दोनों को अलग लिख के भी याद करने का ये आसान तरीका है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। पहले महाराष्ट्र आएगा फिर मध्य आएगा, पहले महान जो बड़ा होगा वो पहले आगे खड़ा कर दो, फिर बीच वाला, जैसे कहते हैं ना किसी की 3 बच्चे हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला महान, फिर मध्य में बीच वाला, ये मध्य, फिर कोई छोटा हो तो पीछे लास्ट में खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है कि महान पहला आ गया, मध्य बाद में आ गया, अ से अनार पहला आ गया, ब बाद में आता है तो बाद में आ गया। देखो महान है तो धार्मिक बातें ही करेगा, तो मतलब धार्मिक चित्र, ठीक है। और मध्य प्रदेश ये आ गया मध्य में, मतलब पहले तो हो गया महान, मध्य सेकंड बच्चा तो वो मध्य हो गया, यानी मध्य प्रदेश। ये देखो विंध्यन पहाड़ियों को काट के बनाया मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफाएं बनाई, ठीक है। ये है धार्मिक चित्र। महाराष्ट्र मतलब महान है वो तो धार्मिक चित्र, मतलब धार्मिक बातें करेगा, नहीं यहाँ पे एक धार्मिक चित्र मिले हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मिली, वहाँ धार्मिक चित्र मिले हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में मिली, विंध्यन पहाड़ियों को काट कर मिली, जहाँ पे मनुष्य के लौकिक जीवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो बड़ा है तो धार्मिक बात करेगा, और जो छोटा है मध्य बीच में है तो वो मनुष्य के लौकिक जीवन की बात करेगा। देखो ये बड़ा है तो 29 साल का हो गया, मतलब धार्मिक चित्र बात कर रहा है, तो गुफाएं कितनी है 29, और ये छोटा है, देखो बीच में 29 और 9 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो देखो पीछे वाली चीज़ ले ली, जस्ट महान के पीछे ही खड़ा है ना, तो 29 तो यहाँ होगी, सबसे बड़ा 29 साल का हो गया, और मध्य के जस्ट पीछे खड़ा है महान के, तो 9 यहाँ पे होगी 9 गुफाएं, ठीक है। और देखो 9 गुफाएं होगी, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में 9 गुफाएं। अब 9 को टुकड़े करके कैसे लिखते हैं, 4 और 4 लिखते तो 8 हो जाते। 9 करने के लिए पहले 4 आता है फिर 5 आता है, संख्या में पहले 4 आता है ना, तो 9 कैसे हुई, 4 और 5, यानी भित्ति चित्र मिले हैं कहाँ पे, 4 और 5। गुफा चौथी और 5वीं में भित्ति चित्र मिले हैं। अगर पूछते हैं भीत पर चित्र मिले हैं कौन सी, चौथी और 5वीं। चौथी और 5वीं क्यों लिखा, क्योंकि 9 ही गुफाएं, इसलिए हमने 4 और 5 बंटवारा कर दिया इनका, पहले 4 आता है फिर 5 आता है। अब है 29 गुफाएं। अब 29 गुफाएं को कैसे याद करते हैं, देखो इसमें तो 2 नाम है, चैत्य और विहार। चैत्य मतलब 4, तो 4 गुफाएं तो चैत्य होगी जो पूजा के लिए होती है, और विहार जहाँ लोग रहते हैं, तो वो शेष सभी जितनी भी है 4 के अलावा जितनी भी बची है वो सब विहार गुफाएं, ठीक है। अब खोज करता है, अब देखो ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में धार के समीप एमपी में मिली है, ठीक है। अब देखो खोज करता, तो खोज 1819 1818, जैसे 1818 बाद में आता है लेकिन 1819 पहले आता है, लेकिन अपन बड़े की बात पहले कर रहे हैं कि पहले आया है, महान पहले आया है, धर्म की बात करने वाला पहले आया है, 29 साल का बड़ा पहले आया है, तो 1819 भी पहले आएगा। तो देखो खोज किसने की, अजंता के महाराष्ट्र की गुफाओं की जो धार्मिक चित्र है वहाँ पे उनकी, तो उसकी खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों ने खोज की, लेकिन उसका प्रकाशन में 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने
अलेक्जेंडर लाया प्रकाशन में, लेकिन किस में लेके आया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इसका प्रकाशन किया। किसने? जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 में प्रकाशन में लाया। ये पत्रिका ध्यान है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में प्रकाशन किया। उसके बाद देखो 1818 1819 यहाँ आ गया, 1819 डेजरफील्ड, ठीक है, इसमें आ गया अलेक्जेंडर, इसमें आ गया डेजरफील्ड। अब देखो इसके बारे में जानकारी है कि अजंता के गुफा में क्या क्या जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म संबंधी जानकारी मिलती है, बौद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में मिलती है, जातक कथाओं के बारे में मिलती है। सब चीज़ अजंता में किस किस की मिलती है, हमें वो जानकारी ध्यान रखनी है, ठीक है। और गुफा 1617 में गुप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट चित्र मिले हैं। मतलब सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सी गुफा में मिले हैं? 16वीं और 17वीं में। तो देखो गुफा नंबर 16 और 17 इंपॉर्टेंट है और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगी, और कुछ चीज़ बताऊंगी उसमें देखना। और ये अजंता की गुफाएं बागोरा नदी के किनारे मिली है। देखो 16-17 गुप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट चित्र मिलने वाली गुफाएं कौन सी है? 16वीं और 17वीं, ठीक है, और बागोरा नदी के किनारे। फिर इंपॉर्टेंट है ये देखो जातक कथाओं का चित्र, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी आया हुआ है कि अजंता गुफा में किस किस की जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म संबंधी जानकारी, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं, ये इनकी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। फिर ये देखो जातक कथाओं का चित्र किस में मिलता है? गुफा नंबर 10। और गौतम बुद्ध का वैराग्य उत्पन्न होने वाले जो 4 दृश्य थे ना, जैसे बुजुर्ग को देखा, बीमार को देखा, और इस तरीके से जो 4 चीज़ें देखी ना, सन्यासी को देखा, तो वो जो 4 दृश्य थे ना वो गुफा नंबर 16 में दिए हुए हैं। और मरणासन राजकुमारी, 16 साल की राजकुमारी मर गई, विष खा लिया उसने, मतलब मर गई, 16 साल की राजकुमारी मिली है। मतलब देखो राजकुमारी होती है तो वो यंगी होती है ना 16 साल की, तो याद रखना मरणासन राजकुमारी का चित्र कहाँ है? 16 गुफा में। माता शिशु, शिशु से स आता है तो 17, माता शिशु का चित्र है गुफा नंबर 17। बुद्ध का गृह त्याग, कि बुद्ध का गृह त्याग का चित्र भी 17 में है। तो देखो इसमें माता और शिशु 17, बुद्ध का गृह त्याग 17, तो मैंने साथ साथ लिखा है 17-17 और 16-16 साथ लिखा है कि वैराग्य 16 साल, मतलब 16वीं गुफा संख्या याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं तो, कि 16 साल के थे तो वैराग्य उत्पन्न हो गया। मरणासन नीनी 16 साल की थी, राजकुमारी मर गई। और ये है बाघिनी नदी के किनारे, देखो बाघ घोड़ा, बाघिनी, याद रखना, अजंता और बाघ की गुफाएं। देखो वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अभी तो इतनी सी चीज़ें बताइए, ये मैं थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट वीडियो में वगैरह अपलोड कर दूंगी। आप देख के पहले बच्चों ये बताओ कि फर्स्ट वीडियो जो ये मैंने ये चीज़ पढ़ाई आपको समझ आई या नहीं आई, कैसा लगा आपको?